इथियोपिया पृथ्वी के कुछ सबसे दुर्लभ जीवों का घर। जिनमें बहुत से और कहीं नहीं पाए जाते हैं। यहाँ के दिलकश जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच जिंदा रहना ही एक संघर्ष है। ये सिमियन माउंटेन्स हैं, जिन्हें रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। Extreme Africa. The Simien Mountains. अफ्रीका के उत्तर पूर्व में एक जगह है जहां जानवर बादलों के बीच खतरनाक रास्तों पर चलते हैं। धुंध की सफेद चादर हर चीज को अपने आगोश में ले लेती है। यहां पर रहस्यमय और अजीबोगरीब पौधों की कोई कमी नहीं है। चोटियों पर जो जीव रहते हैं वो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। ये पहाड़ों के उस्ताद हैं, जो 1500 मीटर ऊंची चट्टानों की वजह से कई युगों से बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं। यहाँ का जीवन इस अलग थलग पर्वतीय वातावरण में फलने फूलने के लिए विकसित हुआ है। आसपास के निचले इलाकों के मुकाबले यहाँ दिन का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस कम होता है और रात में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। बादल कभी भी अचानक आकर विजिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। यहां पर पैर के फिसलने का मतलब मौत। यह ऊंचा इलाका इथियोपिया के उत्तरी कोने में है। सिमियन माउंटेन्स नेशनल पार्क लगभग 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें देश के कुछ सबसे शानदार भूभाग शामिल हैं। ये पहाड़ जो 4500 मीटर से भी ऊंचे हैं, 4 करोड़ साल पहले ज्वालामुखीय गतिविधि की वजह से बने थे। जब बाहर निकले लावा की मोटी परतें सतह के ऊपर ठंडी और इकट्ठी हो रही थीं, पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर से निकली मैग्मा की विशाल धारा ने उनकी ऊंचाई को और बढ़ा दिया। हजारों सालों के इरोजन ने उन खड़ी चट्टानों, ऊंची चोटियों और ऊंचे पठारों को तराशा जिन्हें हम आज देखते हैं।
3700 मीटर से नीचे की ढलानों में रहस्यमय पेड़ उगते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये ट्री हीथ्स, जिन्हें एरिका भी कहते हैं, ये हेथर की ही एक प्रजाति है। उपजाऊ ज्वालामुखीय मिट्टी में उगी ये झाड़ियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि एक जंगल का रूप ले लेती हैं। जब हवा निचले इलाके की गर्म हवा को पहाड़ पर ले जाती है तो वो कंडेंस होकर जंगल को धुंध से भर देती है। इस धुंध की नमी जीवन के लिए एक वरदान है। पर धुंध वो अकेली मेहमान नहीं है जिसने आज सुबह एरिका फॉरेस्ट में दस्तक दी है। जेलाडास के एक झुंड ने पहाड़ के ऊंचे प्लेटोज तक का सफर शुरू किया है, जहां ये अपना दिन घास के मैदानों में खाते हुए बिताएंगे। ये एक डेली ट्रिप है जिसमें ये पहाड़ के ऊपर अपने फीडिंग ग्राउंड्स तक जाकर फिर अपनी रेस्टिंग प्लेस पर वापस आते हैं। बच्चों की मौज मस्ती पूरे रास्ते जारी रहती है और ये पहाड़ को अपना खेल का मैदान समझते हैं। जेलाडास कभी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले और विशेष रूप से घास खाने वाले प्राइमेट्स की आखिरी बची हुई प्रजाति है। आज इनका एकमात्र आश्रय इथियोपिया के पहाड़ हैं, जहां ऊंचाई पर उगने वाली हरी भरी घास की कोई कमी नहीं है। झुंड की गतिविधियों पर सामाजिक संबंधों की छाप नजर आती है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये नर अपने हरम का इंचार्ज है, पर यहाँ पर फैसले मादाएं लेती हैं। ये फैसला भी कि वो रहेगा या नहीं। अगर इसने अपने हरम को ठीक से ग्रूम नहीं किया तो वो इसकी जगह किसी दूसरे नर को चुन लेंगी। जेलाडास बहुत शोर मचाने वाले जानवर हैं। इनकी पुकार, जिसे वॉबल कहते हैं, ज्यादातर प्राइमेट्स द्वारा निकाली जाने वाली आवाजों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जहां दूसरी प्रजातियों में लिप स्मैकिंग एक बहुत ही आम आदत है, वहीं जेलाडास वो अकेले नॉन ह्यूमन प्राइमेट हैं जो बोलने का और अपने होठों को अलग अलग तरीकों से हिलाने का काम एक साथ करते हैं। प्राकृतिक जगत में इनकी आवाजें इंसानी बोलचाल के सबसे करीब मानी जाती हैं। बच्चों के लिए बोलने बोलने से ज्यादा मजेदार खेलना कूदना है।
इन युवाओं के बीच दांत दिखाने को एक चंचल अभिव्यक्ति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हंसी। इंसानों की तरह जेलाडास वो दर्शाते हैं जिसे रैपिड फेशियल मिमिक्री कहते हैं, एक दूसरे के एक्सप्रेशंस की ऑटोमेटिक मिमिकिंग जो खेलने के दौरान सामूहिक उत्साह को दिखाती है। इससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है और ये माँओं और छोटे बच्चों के बीच सबसे ज्यादा होती है। अडल्ट्स अपने काम में व्यस्त हैं, तो बच्चे अपना खेलना जारी रखते हैं। और इस तरह के पेड़ सबसे अच्छे जंगल जिम होते हैं। टेढ़ी मेढ़ी टहनियों पर लटके हुए इन लाइकेंस को ओल्ड मैन्स बियर्ड भी कहते हैं। लाइकेंस बहुत अनोखे ऑर्गेनिजम्स हैं, थोड़े फंगी, थोड़े एल्गी। ये सिर्फ सबसे साफ हवा में उगते हैं। इन ऊंचाइयों पर ओल्ड मैन्स बियर्ड के ये गुच्छे इस बात का सबूत हैं कि ये वातावरण कितना शुद्ध है। हालांकि लाइकेन अपने होस्ट को कुछ खास नहीं देता है, लेकिन ये पहाड़ों के एक दूसरे निवासी के कुछ काम जरूर आता है। चालाक थिक बिल्ड रेवेंस जमीन की कुछ चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्कैवेंजर्स का ये जोड़ा नर्म लाइकेन को अपने घोंसले के लिए बिस्तर के रूप में इस्तेमाल करेगा, जिसे ये चट्टानों के ऊपर बनाने वाला है। ये वो सबसे बड़े पक्षी हैं जिनके पैर खास तौर पर लटकने के लिए विकसित हुए हैं। इनके 3 पंजे आगे और एक पीछे की तरफ होता है। ये पक्षी सिर्फ इथियोपिया और एरिट्रिया के ऊंचे इलाकों में रहते हैं। ये यहाँ की चोटियों के बीच फलते फूलते हैं। पर एक और स्कैवेंजर है जो ऊंचाई पर उड़ने के मामले में किसी भी दूसरे पक्षी से बेहतर है।
एक ऊंचे वाटरफॉल के साथ की चट्टानें रपल्स वल्चर्स को परफेक्ट नेस्टिंग साइट्स प्रदान करती हैं। ये पक्षी, जिनको सामूहिक रूप से वेक कहा जाता है, ऐसी ब्रीडिंग कॉलोनीज बनाते हैं जिनमें आश्चर्यजनक रूप से 2000 सदस्य हो सकते हैं। रपल्स वल्चर इस दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ये एक कमर्शियल एयरप्लेन के फ्लाइंग एल्टीट्यूड के बराबर 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इनकी पूरी बायोकेमिस्ट्री खास तौर पर इसके लिए अडेप्टेड है। इनका खास तरह का हीमोग्लोबिन इन पक्षियों को कम एयर प्रेशर में ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम बनाता है, जिससे ये इतनी ऊंचाई पर भी जिंदा रहते हैं। लगभग 9 किलो की ये वल्चर सबसे बड़ी वल्चर्स में से एक है। इस वजन को उठाने के लिए इनके पंखों का फैलाव एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2.5 मीटर होता है। इनकी नजर लाजवाब होती है और ये नीचे चट्टानों पर मरे हुए जानवरों को ढूंढने के लिए तेज थर्मल विंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जिंदा जानवर को कभी नहीं मारते हैं और इसलिए कभी-कभी इनको मरे हुए जानवर की तलाश में अपनी रूस्टिंग साइट से 150 किलोमीटर दूर तक भी उड़ना पड़ता है। जब वो मिल जाता है, तब अपनी ताकत और दादागिरी दिखाने का वक्त आता है। क्योंकि चोटियों पर बहुत से स्कैवेंजर्स गश्त लगा रहे हैं, रपल्स वल्चर्स को अक्सर दूसरे पक्षियों को लाश से दूर भगाना पड़ता है। और आज भी वही होने वाला है। जैसे जैसे सुबह की गर्मी बढ़ती है और थर्मल्स पहाड़ों की तरफ उठते हैं, कई और प्रजातियों के पक्षी खाने की तलाश में आसमान में उड़ते हैं। हालांकि रपल्स वल्चर्स सबसे ऊपर उड़ते हैं, लेकिन वो सबसे तेज नहीं उड़ते हैं। थिक बिल्ड रेवेंस अच्छी किस्मत की बदौलत एक छोटे एंटीलोप की लाश के पास उनसे पहले पहुंच गए हैं। इन स्कैवेंजर्स के लिए ये एक जैकपॉट है। ये जानवर के सबसे स्वादिष्ट हिस्से से शुरुआत करते हैं, आंतें और चर्बी। इनको जल्दी खाना होगा, क्योंकि जल्द ही दूसरे स्कैवेंजर्स को भी इस मुफ्त के खाने की भनक लग जाएगी। देखते ही देखते वहां और भूखे पक्षी पहुंचने लगते हैं। दावत के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले बिन बुलाए मेहमानों में
कुछ रपल्स वल्चर्स हैं। घुसपैठिए थिक बिल्ड रेवेंस से 6 गुना भारी हैं। तो जाहिर है रेवेंस किनारे हट जाते हैं और वल्चर्स शुरू हो जाते हैं। पेट भरने के बाद रपल्स वल्चर्स चले जाते हैं और रेवेंस वापस आ जाते हैं। एक निवासी इस हलचल के ऊपर बहुत शांति से उड़ रहा है। एक विशालकाय और दुर्लभ बियर्डेड वल्चर। इसके पंखों का फैलाव 3 मीटर है। इन स्कैवेंजर्स में सबसे बड़ा होने के बावजूद ये इनकी दावत में खलल नहीं डालेगा। इसकी दिलचस्पी मांस में नहीं है, इसे हड्डियां चाहिए, जो इसकी डाइट का लगभग 90% हिस्सा होती हैं। ये पास में बैठने की एक जगह ढूंढता है और मांस के शौकीनों के जाने का इंतजार करता है। एक टॉनी ईगल पास आ रहा है। उसकी झपट्टा मारकर छीनने की कोशिश नाकाम हो जाती है, तो वो नीचे आ जाता है। टॉनी ईगल्स दूसरे शिकारियों और स्कैवेंजर से लाशों को चुराने के लिए बदनाम हैं। पर यह लाश बहुत भारी है और अब इसे ये खाना सबके साथ मिलकर खाना होगा। पर एक वापस आ रहे रपल्स वल्चर को इसका यहां होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। पर आखिरकार ईगल को यहां रहने की इजाजत मिल गई है। रेवेंस जानते हैं कि इनका थोड़ा दूर रहना ही ठीक रहेगा। इनके पास धैर्य रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एंटीलोप के हर हिस्से को खा लेने के बाद सब उड़ जाते हैं। अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा है। तो अब बियर्डेड वल्चर के नीचे आने का वक्त हो गया है। ये पक्षी दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो लगभग सिर्फ हड्डियां खाता है। इनके बहुत ज्यादा एसिडिक पेट 4 किलो तक की हड्डियों को आसानी से पचा सकते हैं।
स्कैवेंजर्स के लिए आज की दोपहर अच्छी रही और इस खाने से इनके कुछ दिन निकल जाएंगे। यहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। एक निचले प्लेटो पर जेलाडास के लिए खाना खाना बहुत ही फुर्सत का काम होता है। अफ्रीका के ज्यादातर दूसरे बड़े प्राइमेट्स में सबसे पहले खाने का मौका उनको मिलता है जिनके रैंक्स ऊंचे होते हैं। पर जेलाडास के बीच संसाधनों को लेकर खींचातानी लगभग ना के बराबर होती है। इस झुंड का पेट भरने वाली हरी भरी घास यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में बहुत उगती है और इसे धुंध और बारिश से भरपूर पानी भी मिलता है। ये बड़े से बड़े झुंड का पेट भरने के लिए भी काफी है। जेलाडास का खाने का तरीका कुछ अलग सा है। ये सीधे बैठकर अपने अपोजेबल थंब से नरम घास को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और इनके क्वाड्रिफेड बॉटम्स इनको अच्छी खासी कुशनिंग देते हैं। अब साल के बीच की बारिश के बाद ये घास और बीज दोनों खाते हैं। आने वाले एक महीने में कई और घासों में बीज आएंगे और ये ग्रेन जेलाडास की डाइट का 70% हिस्सा बन जाएंगे। जनवरी और फरवरी के सूखे महीनों में ये जिंदा रहने के लिए राइजोम्स पर निर्भर करेंगे। मौसम कोई भी हो, ये अपनी भूख मिटाने के लिए सिमियंस ग्रास पर निर्भर कर सकते हैं। हालांकि जेलाडास की पसंदीदा घास पठारों पर कालीन की तरह बिछी रहती है, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ कुछ खास इलाकों में ही पाई जाती हैं। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर खूबसूरत रेड हॉट पोकर्स चट्टानों पर जगह जगह दिखाई देते हैं। पहाड़ों के इन ऊंचे इलाकों में कम बारिश का मतलब ज्यादा धूप होता है। पानी छोटी खाइयों में इकट्ठा होता है और ये पौधे वहां पर बहुत अच्छे से उगते हैं। पर्याप्त रोशनी और नमी की वजह से रेड हॉट पोकर्स पूरा साल खिल सकते हैं। इसका मतलब इनके पराग को पीने के लिए हमेशा कोई ना कोई पंखों वाला मेहमान आता रहता है। उनमें मुख्य लाभार्थी सनबर्ड्स और स्टारलिंग्स हैं। रेड हॉट पोकर ने खुद को अपने पास आने वाले भूखे पक्षियों और कीड़ों की भीड़ का भरपूर फायदा उठाने के लिए विकसित किया है। जैसे जैसे पौधा लंबा होता है, इसके फूल बारी बारी खिलते हैं। सारे फूलों के एक साथ ना खिलने से पराग पूरा साल उपलब्ध रहता है।
इससे पौधे के पॉलिनेट होने की और प्रजाति के और फलने फूलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ऊपर के पठारों पर हर तरफ फैली एल्पाइन घास सिर्फ जेलाडास का खाना नहीं है। ये एक मादा एबिसिनियन ग्रास रैट का घर है। इथियोपिया और एरिट्रिया में पाई जाने वाली ये प्रजाति इन इलाकों में बड़ी संख्या में पाई जाती है। ये खुद को शिकारियों से नहीं बचा सकती है, तो इसे हर समय सतर्क रहना होता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इसे एक बच्चे का ख्याल रखना है। जब मां बीजों और कीड़ों की तलाश में जाती है, तब यह बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए बिल के पास ही रहता है। धुंध के आने का असर रैट की विजिबिलिटी पर पड़ता है और खास तौर पर मां के लिए खाना ढूंढना और खतरनाक हो जाता है। अच्छा हुआ कि ये जल्दी से घर पहुंच गई है। ऊपर उड़ रही ऑगर बजर्ड स्वादिष्ट नाश्ता ढूंढ रही है। हालांकि इन रोडेंट्स का शिकार पहाड़ों के बहुत से शिकारी करते हैं, पर एक खास जानवर है जो ग्रास रैट को मारने में माहिर है। सिमियन या इथियोपियन वुल्फ इथियोपिया के पहाड़ों की चोटियों पर सिर्फ 3000 मीटर से ऊपर रहता है। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में इनकी संख्या 500 से भी कम है। तो ये दुनिया के सबसे दुर्लभ केनिड और अफ्रीका के सबसे संकटग्रस्त मांसाहारी हैं। ये पैक एनिमल्स हैं जो अपने इलाकों को मिलकर बचाते हैं, पर शिकार हमेशा अकेले करते हैं। ये कुछ गिनी चुनी चीजें ही खाते हैं और ग्रास रैट्स इनके मेन्यू में सबसे ऊपर हैं। अपने लंबे स्कल की वजह से ये वुल्फ रैट के बिल के अंदर तक पहुंच सकते हैं। और जब दिन में ग्रास रैट्स खाना ढूंढने निकलते हैं, वुल्फ्स भी तभी निकलते हैं। ये मादा शिकार की तलाश में है। इसके अत्यंत संवेदनशील कानों ने घास में कुछ हलचल महसूस की है। खतरे से अनजान ये मां एक बार फिर खाना ढूंढने के लिए अपने बिल से बाहर आई है। एक जानलेवा गलती। अब इस बच्चे को अपना ख्याल खुद रखना होगा।
यहाँ पर एक बेहद विचित्र आकार का पौधा पनप रहा है। इसको जायंट लोबेलिया कहते हैं। ये एफ्रो एल्पाइन प्लेटो पर सबसे लंबा पौधा है और इसकी लंबाई एक 3 मंजिला इमारत जितनी हो सकती है। इसकी चौंकाने वाली ग्रोथ इसे पहाड़ों की ऊंचाई पर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव को झेलने लायक बनाती है। जमीन पर तापमान में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। तो लोबेलिया की लंबी स्टेम इसके नाजुक पत्तों और फूलों को जमीन से ऊपर ले जाकर उनकी रक्षा करती है। इस तरह ऊपर जाने से इसके फूल लंबे गुच्छों में उग पाते हैं, जिनको इनफ्लोरेंसेस कहते हैं। ये इनको पॉलिनेट करने वाले जीवों को खूब आकर्षित करते हैं। पहाड़ के सबसे ऊंचे इलाकों में भी धुंध का आना एक आम बात है। ये अपनी नमी से यहाँ के पौधों को पोषण प्रदान करती है। ये तेजी से पहाड़ के ऊपर पहुंचकर पूरे इलाके को सफेद कर देती हैं। धुंध के बीच एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। ये शानदार सींग हैं, लुप्त होते वालिया आइबेक्स के। ये वाइल्ड गोट्स वास्तविक पहाड़ी निवासी हैं। इनको 4500 मीटर वाली सबसे ऊंची चोटियों पर रहना अच्छा लगता है। ये ज्यादातर जायंट लोबेलिया के पुराने भूरे पत्ते खाते हैं। इन पत्तों में वो जहरीले एल्केलॉइड्स कम होते हैं जो हरे पत्तों में पाए जाते हैं। वालिया आइबेक्स इन पहाड़ों के अलावा और कहीं नहीं रहते हैं। जंगल में शिकार के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी इस गोट की संख्या अब सिर्फ 500 है। सिमियन माउंटेन्स की ये खड़ी चट्टानें इनका एकमात्र ठिकाना है। यहां ये सुरक्षित हैं। वहां पर बहुत कम इंसान जाने की हिम्मत कर सकते हैं जहां ये आराम से घूमते हैं। ये अपने नुकीले किनारों वाले और अंदर की तरफ मुड़े खोरों की मदद से चट्टानों पर बहुत स्थिरता के साथ चल सकते हैं। ये डोमिनेंट मेल, फीमेल्स और सबऑर्डिनेट मेल्स के एक मिले जुले झुंड का इंचार्ज है। ब्रीडिंग सीजन आने वाला है और हो सकता है इसे अपने हरम को अपने पास रखने के लिए एक दूसरे मेल के साथ लड़ना पड़े। इसके 1 मीटर लंबे सींग इसकी सीनियरिटी के सबूत हैं, जिनका हर रिंग जीवन के 1 साल को दर्शाता है।
फीमेल्स अपने लीडर से बहुत अलग दिखती हैं। इनके सींग मेल्स के मुकाबले ज्यादा पतले, छोटे और कम मुड़े हुए होते हैं। ये बच्चे मार्च और मई के बीच एक ब्रीडिंग पीक के दौरान कंसीव हुए थे और बारिश के बाद हरी भरी घास वाले सितंबर में पैदा हुए। इनके जीवन की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। ये अनाड़ी हैं और अभी इनको अपने इस खतरनाक और ऊंचे घर के बारे में बहुत कुछ सीखना होगा। वहां सबसे निचले प्लेटो पर जेलाडास का पूरा दिन खाते हुए बीता है। कुछ घंटों बाद सूरज ढल जाएगा, तो अब इस झुंड को उस केव की तरफ उतरना शुरू कर देना चाहिए जहां ये सोना चाहता है। पहाड़ के नीचे की हवा ज्यादा गर्म है, इसलिए वहां पर रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। पर हमेशा की तरह शरारती बच्चे चलने को तैयार नहीं हैं। चूहे बिल्ली के इस खेल में निकलने में देर हो रही है। हालांकि जेलाडास एक आक्रामक प्रजाति नहीं है, फिर भी यंगस्टर्स इस नरम घास पर एक दूसरे से खेल खेल में लड़ने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। यहाँ तक कि झुंड का सबसे छोटा बच्चा भी इस मस्ती में शामिल होना चाहता है। पर इसकी मां जल्दी ही इसे दूर ले जाती है। ये लगभग 1 महीने का है और अगले 11 महीनों तक पूरी तरह से अपनी मां के दूध पर निर्भर रहेगा। इतनी कम उम्र में इसके लिए घास को खाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर यह फिर भी अपनी मां की नकल करने की पूरी कोशिश करता है। अब जब सूरज पहाड़ के पीछे छुपने लगा है, करिश्माई जेलाडास अपने नीचे का सफर शुरू करते हैं। अडल्ट्स ने पेट भर के खाना खा लिया है और यंगस्टर्स ने जी भर के मौज मस्ती कर ली है। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाएंगे और यंगस्टर्स की एक नई पीढ़ी इस पहाड़ को अपना प्लेग्राउंड मानकर इस पर कब्जा कर लेगी।
सिर चकराने वाली ऊंचाइयों और खड़ी ढलानों वाले इस इलाके में जीवन एक नाजुक डोर से बंधा है। नीचे की दुनिया से अलग थलग ये पौधे और जानवर अपने हरे भरे लेकिन सीमित वातावरण का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए विकसित हुए हैं। इस विशेषज्ञता का मतलब इनमें से ज्यादातर के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। सिमियन माउंटेन्स नेशनल पार्क इन जानवरों के लिए उम्मीद की एक किरण है। यहां लुप्त हो रही प्रजातियां जी सकती हैं और रूफ ऑफ अफ्रीका को अपना घर कह सकती हैं।